अमरपाटन से अपने घर की ओर आ रहा था। रास्ते में दो लोगों ने मेरी बाइक को रोका और मैं बाइक सहित गिर गया। एक चौथा व्यक्ति आया जिसने मेरे सर पे बियर की बोतल फोड़ दी। मैहर जिले के 35 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता पीयूष त्रिपाठी पेशे से वकील हैं। पीयूष ने साल 2012 में पहली आरटीआई दाखिल की। अब तक करीबन 700 से अधिक आरटीआई फाइल कर चुके हैं। विंध्य के गांवों से लेकर शहरों तक सरकारी कामों पर नजर रखते हैं और आरटीआई का इस्तेमाल कर सवाल पूछ जवाब हासिल करते हैं। सुनिए इनकी आरटीआई से क्या क्या बदलाव हुए। मुख्य रूप से जब मैं 2020 में इंदौर से वापस आया तो मैंने देखा कि किसानों को बीज नहीं मिल रहा, किसानों को खाद नहीं मिल रही, कृषि विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो मैंने कृषि विभाग में सबसे पहली आरटीआई लगाई साल 2020 में ही कि किन किन योजनाओं के अंतर्गत कौन कौन से बीज किन किन किसानों को दिए गए। अलग अलग योजनाओं में बहुत सारे बीज आते हैं, मतलब लगभग इतने सारे बीज आते थे। तो वहीं से मैंने आरटीआई की शुरुआत दोबारा से मैंने की और 2020 में जब आरटीआई से मुझे जानकारी मिली तो मैंने उस आरटीआई के बेस पर जो है मैंने उप संचालक, डिप्टी डायरेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और जॉइंट डायरेक्टर जो संभाग में होते हैं, हमने उनको पत्र के माध्यम से वो आरटीआई अटैच करके और हमने निवेदन किया है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है और उसमें पारदर्शी तरीके से काम किया जाए। क्योंकि जो आरईओ होते हैं, ग्राम सेवक जिनको बोलते हैं, वो अपॉइंटेड होते हैं। लगभग 10-15 गाँवों में एक आध आरईओ रहते हैं और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि आप पॉइंट आउट करें कि कौन सा किसान जो है उन्नत खेती कर रहा है, उन्नत बीज उसको चाहिए। तो शासन का मुख्य काम है बीज देने का कि हम उस उन्नत किसान को सहयोग करें उसकी खेती में। तो फिर वहाँ से थोड़ा थोड़ा बदलाव आना चालू हुआ और कोविड के बाद और सेलेक्टिव बीज आना चालू हुआ, किन किन योजनाओं में आना हुआ। और अब तो शायद इस साल शासन ने ऐसा कर दिया है बीज के लिए कि रजिस्ट्रेशन किसान पहले करवाएगा और जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उतने ही रजिस्टर्ड बीज भोपाल से भेजे जाएंगे। तो ये किसान की शुरुआत ऐसा हुई। दूसरी बात, किसान से रिलेटेड मैंने जो आरटीआई लगाई थी, किसान संगोष्ठी। मध्य प्रदेश सरकार जो है किसान की संगोष्ठी आयोजित करती है। किसान संगोष्ठी में बेसिकली ये होता है कि हम योजनाओं की जानकारी देते हैं, बीजों की जानकारी देते हैं, किस तरह से खेती करते हैं उसकी जानकारी देते हैं। तो कृषि विभाग का ऐसा है कि उन्होंने संगोष्ठियाँ कागज़ में सारी आयोजित की हैं और किसान संगोष्ठी में बहुत सेलेक्टेड लोगों को ले जाते हैं, फंड पूरा सब गायब कर देते हैं। तो हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि किसान संगोष्ठी अगर कराई जाए तो एक्चुअल किसान जाए, उसमें लाभ लें, उनमें उनको कुछ ना कुछ जानकारी मिले। तो किसान संगोष्ठी से रिलेटेड भी मैंने आरटीआई करी। जनपद स्तर पे मनरेगा एक ऐसा विषय है, मनरेगा को लेके शायद प्रधानमंत्री जी ने संसद में भी बात की थी कि मनरेगा शायद हमारे भारत का सबसे भ्रष्ट एक तरह से संस्था है, जिसे नरेगा पहले कहते थे, फिर मनरेगा नाम हुआ महात्मा गांधी करके कुछ। तो मनरेगा में बेसिकली काम ये है कि उसमें शायद 100 डेज 100 दिन का रोजगार गांव स्तर पे जो है गांव के लोगों को देने का प्रावधान है। लेकिन उसमें मनरेगा का इशू ये है कि पहले 195 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता था और बाहर जो है 250 से 300 मजदूरी थी। तो मनरेगा का इशू सबसे बड़ा ये था कि 195 रुपये में काम करने के लिए गांव का कोई व्यक्ति तैयार नहीं था। तो मनरेगा का जो फंड आया करता था, गांव के सरपंच सचिव क्या करते थे कि फर्जी तरीके से किसी का भी नाम चढ़ा के वो फंड को वो निकाल लिया करते थे। यही कमोबेश सिस्टम चलता था पहले भी, आज भी चल रहा है। और अब मनरेगा का फंड बढ़ा के शायद 225 रुपये पर डे के हिसाब से कर दिया गया। लेकिन मनरेगा में अभी भी भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों बना हुआ है। इसके लिए भी जो है हम लोगों ने जनपद स्तर में बात की, फिर कलेक्टर से बात की, भोपाल में बात की। तो नीचे से लेके ऊपर तक का यही कहना है, जैसे किसी तालाब का निर्माण कराना है हमको मनरेगा के तहत। अब तालाब बहुत बड़े स्तर पे है और मजदूर तालाब को खोद नहीं सकता, तो सारा काम जेसीबी से हो रहा है, लेकिन वो पैसा निकल रहा है मजदूरों के नाम से। तो भ्रष्टाचार नीचे से लेके ऊपर तक है। शायद मध्य प्रदेश के सीएम को भी, मुख्य सचिव को भी, मनरेगा के जितने भी अधिकारी हैं सबको ये जानकारी मालूम है कि मनरेगा की मजदूरी मजदूरों को ना मिल के एक्चुअल रूप में वो जेसीबी से काम करने वालों को, सरपंचों को, सचिवों को, नेताओं को मिल रही है। लेकिन अभी इसको लेके कोई भी ऐसी गाइडलाइन ऊपर से नहीं आई है। हम लोगों ने एक आध प्रोजेक्ट बनाए हैं मनरेगा मजदूरों को लेके कि किस तरह से मनरेगा मजदूरों को हम खेती में यूज़ कर सकते हैं,
किस तरह से मनरेगा मजदूरों को गांव में ही लघु और कुटीर उद्योग में हम यूज़ कर सकते हैं। उसमें आधा पैसा जो शासन से आ रहा वो, और आधा पैसा जो किसान है। जैसे मुझे अपनी खेती में रोपा लगवाने के लिए अगर मजदूर चाहिए तो 210 रुपये जो सरकार दे रही है वो तो उसको दे ही, हम रोपा लगवाने के लिए 110 रुपये 120 रुपये एडिशनल दें। तो एक मज़दूर को पर डे जहाँ 210 मिलते थे वहाँ 300 सवा 300 मिले। तो इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स हमने बेसिक स्तर पे मनरेगा के बनाए हैं। हालांकि उनको अप्रूवल अभी नहीं मिला है भोपाल से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि मनरेगा को एक ट्रांसफॉर्मेशन देके और उसको नेशनल लेवल पे हम लोग लागू कराएं। 30 पहले NH7 के नाम से हुआ करती थी, बहुत सारी NH को जोड़ के अब NH30 बना दी गई है। तो NH30 जो है रीवा से और सलीमनाबाद के बीच जो है वो L&T कंपनी को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने L&T कंपनी को ठेका दिया, L&T ने उसको बनाया। L&T मेरे ख्याल से लार्सन एंड टर्बो भारत की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी है आपके इस सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में। तो L&T ने रोड बनाई, और रोड बनाने के बाद जो है उसने 18,224 पेड़ काटे। ये RTI में NH ने मुझे जानकारी दी है कि हमने रीवा से और सलीमनाबाद कटनी के बीच 18,000 पेड़ काटे हैं, और लगभग हमने 1,68,000 पेड़ लगाए हैं। ये ऐसा शासन का कहना है, लेकिन मैं खुद यहाँ से रीवा, कटनी और जबलपुर जाता हूँ। लगभग मेरे ख्याल से सारे अधिकारी, हमारे रीवा के मुख्यमंत्री भी इस रोड से कई बार गुजरते होंगे, लेकिन अभी तक एक भी ऐसा बड़ा पेड़ हमें देखने को नहीं मिला है। 1,68,000 में से एक पेड़ भी ऐसा बड़ा हमें नहीं मिला है कि इस नेशनल हाईवे में रोपा जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, और ये घोटाला फंड का नहीं है, ये घोटाला है हमारे पर्यावरण का, क्योंकि 18,000 पेड़ काटने के बाद आपने 18 पेड़ तैयार नहीं किए हैं, और इस पे सबकी नज़र है, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। RTI कार्यकर्ता पीयूष त्रिपाठी मैहर जिले के परसवाही गांव से आते हैं। आइए जानते हैं गांवों को लेकर उन्होंने क्या कुछ करने की कोशिश की। ये ख्याल तो काफ़ी बाद में वैसे आया, पर मैं अपने बारे में कुछ बेसिक बता देता हूँ। मैं साल 2001 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बाल स्वयंसेवक के रूप में हम लोग नेहरू नगर में मारुति नंदन एक शाखा थी, वहाँ से हम लोगों ने एक सामाजिक जीवन की शुरुआत की, जब शायद ये पता नहीं था कि समाज सेवा क्या होती है। तो वहीं से हम लोगों ने शुरुआत की। हम लोग आदिवासी बस्तियों में जाते थे, बच्चों को मिठाइयाँ बांटते थे या उनको पढ़ाते भी थे, बस्तियों को साफ़ करते थे। तो एक रुझान जो एक सोशल वर्क का है वो वहाँ से जागा। लेकिन इसके बाद साल 2011 में अन्ना आंदोलन से हम लोग जुड़े, और 2012 में पहली RTI हम लोगों ने लगाई परिवहन में इसलिए लगाई क्योंकि बहुत सारी ऐसी बसों में जब लोग सफ़र करते हैं तो एक्सीडेंट हो जाया करते हैं, और टिकट ऐसे देते हैं जैसे नॉर्मल सा, मतलब उस पर आप अगर कोर्ट में उसको दायर करें तो उसके माध्यम से हमें कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो मैंने परिवहन में पहली RTI लगाई थी कि किन किन बसों को परमिट दिया गया है, किन किन बसों के इंश्योरेंस हैं, किन किन बसों के POC हैं। तो पहली RTI शायद साल 2012 में मैंने लगाई थी, वही RTI की शुरुआत थी। इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने नगर निगम में, नगर पालिका में, हॉस्पिटल्स में, कई जगह हम लोगों ने RTI लगाई। और इसके बाद साल 2013 में ही हम लोगों ने RTO में धरना भी दिया। और बीइंग RTI एक्टिविस्ट जो सबसे बड़ी बात है कि आपके ऊपर एक खतरा मंडराता रहता है। आप हर विभाग से जो है आपका कहीं ना कहीं एक टसन रहता है, कहीं ना कहीं हर विभाग के लोग आपको अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि हर विभाग में लूप होल्स रहते हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार रहते हैं। मैंने एक खनन माफिया के खिलाफ जो है शिकायत की थी, और खनन माफिया का JCB जब्त हो गया था, और जब JCB को मैहर कलेक्टर श्रीमती रानी बाटट ने उसको जब्त किया था, और जब्त करने के बाद उसको माइनिंग विभाग को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, और वो JCB लगभग 3 महीने तक जब्त रही। तो जिस व्यक्ति की वो JCB थी माफिया की, उसने 5 की संख्या में जो लोग थे, मैं अमरपाटन से अपने घर की ओर आ रहा था, और अमरपाटन से अपने घर की ओर आ रहा था। मुझे रास्ते में 2 लोगों ने मेरी बाइक को रोका, और मैंने ये खतरा भाप लिया था कि शायद ये रोक रहे हैं, कोई ऐसा अटैक करने के फिराक में है। तो मैंने बाइक नहीं रोकी, और मैं बाइक आगे जैसे मैंने की, तीसरे व्यक्ति ने आके बाइक से मेरे बाइक पे टकराहट की, और मैं बाइक सहित गिर गया। इसके बाद एक चौथा व्यक्ति आया जिसने मेरे सर पे बियर की बोतल फोड़ दी, और मैं खून से लथपथ हो गया, और इसी बीच डंडों से और लात घूंसों से मुझ पर हमला हुआ। वो ऐसी सुनसान जगह थी, अमरपाटन और मेरे घर के बीच एक वेयर हाउस है,
उसी वेयर हाउस के पास मुझ पर हमला हुआ, वहाँ सुनसान एरिया है। तो ऐसी घटना हुई और इसके बाद मेरे परिचित के 2 लोग आए और उन्होंने देखा और वो सारे सब जो लोग थे वो भाग गए। इसके बाद पुलिस आई, हमने ट्रीटमेंट लिया, रीवा संजय गांधी में ट्रीटमेंट लिया, मतलब FIR दर्ज हुई, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उन भू माफियाओं के, खनन माफियाओं के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए हैं। कई लोग कहते हैं कि सतना सांसद के कोई आदमी है या विधायक के आदमी है, मुझे तो एक्चुअल नहीं मालूम है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और इसी तारतम्य में मैंने रीवा IG साहब को भी पत्र लिखा है और उम्मीद ऐसी है कि शायद अब इस पर कोई कार्रवाई होगी, चार्जशीट दायर होगी। मैं खुद भी एक एडवोकेट के तौर पर काम करता हूँ न्यायालय में, और चार्जशीट दायर होगी तो मैं खुद भी अपने केस को हैंडल करूँगा और कोशिश करूँगा कि इस तरह से आगे किसी और RTI कार्यकर्ता पर हमला ना हो। इसके लिए हम पिटीशन दायर करेंगे हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। आगे हम लोगों का ऐसा प्लान है। RTI एक्टिविस्ट के तौर पे सबसे बड़ी परेशानी आती है जब इनिशियल लेवल पे आप कहीं RTI लगाते हैं और ऑफलाइन RTI में आपके पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं। हमने RTI लगाई और उसके लिए कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, उस RTI का जवाब लोग देते नहीं हैं, या उल जलूल धारा 8 का हवाला दे दिया कि ये तो RTI की धारा 8 में ये दे नहीं है, या व्यक्तिगत जानकारी है, या बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो RTI लगाने के बाद उसको ट्रैक करने के सिस्टम ना होने के कारण हमें प्रथम अपील लगाना पड़ता है। प्रथम अपील में कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है और हमें RTI मिल गई तो एक इनिशियल लेवल पे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, या मुझे भी इनिशियल लेवल पे जानकारी नहीं थी बहुत शुरू में कि इस RTI का अब हम क्या करें। तो धीरे धीरे जब हमने जाना कि RTI निकालने के बाद उसकी शिकायत की जानी चाहिए, उससे जो हमें डेटा मिला उसका उपयोग हमें जनहित के लिए करना चाहिए। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, परेशानियाँ हुई, लेकिन जब हमने जाना तो हमने उसी RTI का उपयोग कलेक्टर, SP, कमिश्नर और भोपाल तक शिकायत करने के लिए हमने किया। निश्चित तौर पे घर वाले तो सबके, और ख़ास करके हमारे घर वाले एक डाउन टू अर्थ लोग हैं, वो अपना जॉब करते हैं, बहुत सिंपल नेचर के लोग हैं। ज़्यादातर हमारे घर के टीचर हैं, तो उनका दबाव तो रहता ही है। समाज हित को लेके जो है थोड़ा सा दबाव तो रहता है कि हम अपना काम करें और समाज को लेके थोड़ा सा, क्योंकि इस तरह से हमले होते हैं तो किसी के घर वाले भी डरेंगे कि आप अपना काम करिए और इस समाज सेवा को किनारे करिए। तो मेरे पास भी दबाव आया, निश्चित तौर पर दबाव आया, लेकिन उस दबाव को मैंने हमले के बाद थोड़ा बहुत झेला, घर वालों की बात मानी भी, लेकिन उसके बाद से मुझे फिर से लगने लगा कि हमले तो होते रहेंगे, लेकिन समाज हित में हर पल हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो प्रताड़ित हैं, विभागों से प्रताड़ित हैं, नेताओं से प्रताड़ित हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमले से मैं अपने कदम पीछे रखने वाला नहीं हूँ और मुझे समाज के लिए जो करना है मैं वो करता रहूँगा और अंतिम सांस तक करता रहूँगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि अपना व्यक्तिगत काम हर व्यक्ति करता है, मैं भी अपना व्यक्तिगत काम करता हूँ, लेकिन इस व्यक्तिगत काम के साथ अगर समाज हित के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमारे में और एक साधारण एक कुत्ता भी होता है, वो भी अपनी लाइफ को जी लेता है, किसी कदर जी लेता है। हम पैदा हुए और मर गए, तो ये लाइफ मुझे नहीं जीनी है। एक RTI एक्टिविस्ट की जिंदगी आसान नहीं है। RTI इकलौता ऐसा कानून है जहां सरकार को कानून का पालन करना है, बाकी सभी कानून आम जनता के लिए बनाए जाते हैं। साल 2005 में ये कानून तो आ गया, लेकिन इसे लेकर सरकारों में कभी भी कड़ाई से लागू करने की मंशा नहीं रही। भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा सूचना के अधिकार का इस्तेमाल होता है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल 60 लाख RTI डाली जाती हैं। उसमें समाज का निचला तबका सबसे ज़्यादा RTI डालता है।